My PPT is still visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I was telling you that कि if int ab is there, मतलब अगर a और b है तो a और b क्या कर रहे हैं, कितना स्पेस ले रहे हैं, a कितना स्पेस लेगा आप मुझे बताओ। अगर हम इंटीजर की बात कर रहे हैं तो अगर 2 आपको कंफर्म पता है कि 2 बाइट्स लेता है तो a कितना स्पेस ले रहा है 2 और b कितना स्पेस ले रहा है 2। तो सिर्फ ये स्टेटमेंट देख के मुझे समझ आ जा रहा है कि मेरा टोटल स्पेस यूटिलाइजेशन कितना है 4। अलॉन्ग विद द कोड, आप जितना कोड लिख रहे हो वॉइड मेन से लेके ऊपर से लेके स्टार्ट कर रहे हो तो आपका अलॉन्ग विद दैट ये एक्स्ट्रा स्पेस जो है ये आपका फिक्स्ड है थ्रू आउट द कोड। ठीक है, तो ये जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम इसलिए स्टडी आउट नहीं करते बिकॉज मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं करते क्योंकि हम बहुत सारे डायनेमिक स्ट्रक्चर्स यूज कर लेते हैं जो डायनेमिक टाइम पे रन टाइम पे आपका जो स्पेस है उसको यूटिलाइज करते हैं। हम बेसिकली सबसे ज्यादा क्या पढ़ना चाहते हैं या पढ़ते हैं वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ने की एक इजी सॉल्यूशन, अगर इजी आपको तरीका बताया जाए तो आप ये प्रॉब्लम समझो। ये प्रॉब्लम क्या कह रही है कि लेट अस अज्यूम कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से किसी एक के पास आपका पेन है। अब आपको ये नहीं पता कि कौन से स्टूडेंट के पास पेन है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि किसके पास पेन है। सबसे पहला तरीका है आप सबसे पहले स्टूडेंट के पास जाओ, मतलब लेट्स से कि 100 स्टूडेंट्स हैं, आप फर्स्ट स्टूडेंट के पास गए, इस फर्स्ट स्टूडेंट से आपने पूछा डू यू हैव माई पेन, ओके, प्लस तुमने 1 बाय 1 इनसे पूछा कि सेकंड से लेकर 100 तक, मतलब मैंने सेकंड का नाम लिया, थर्ड का नाम लिया, फोर्थ का नाम लिया, फिफ्थ, ऐसे मैंने 100 तक पूछा कि तुम्हें लगता है सेकंड के पास है, तुम्हें लगता है थर्ड के पास है, तुम्हें लगता है फोर्थ के पास है, ऐसे करते मैंने कितने लोगों तक पूछा उससे 100 तक। फिर मैं सेकंड स्टूडेंट के पास गई, मैंने उससे पूछा डू यू हैव माई पेन, अलॉन्ग विद दैट मैंने 1 के लिए पूछा, मैंने 3 के लिए पूछा, या 1 के लिए ना भी पूछा मैंने 3 के लिए पूछा, 4 के लिए पूछा, 5 के लिए अप टू 100। सिमिलरली मैं थर्ड स्टूडेंट के पास गई, मैंने थर्ड स्टूडेंट से पूछा डू यू हैव माई पेन एंड आई हैव आस्क्ड फॉर फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। सो ये जो तरीका है पूछने का कि एक तो मैंने इससे भी पूछा और इसके अलावा इसके जो 100 है, मतलब मेरा लूप चलाया एक मैंने 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1, तो ये टाइम मुझे लगा हर बार पूछने के लिए। ठीक है, तो ये जो टाइम लग रहा है एक स्टूडेंट से पूछने के लिए मुझे कितना टाइम लग रहा है, एन टाइम, राइट। एक स्टूडेंट से पूछने के लिए मुझे कितना टाइम लग रहा है, एन टाइम। क्यों लग रहा है एन टाइम, क्योंकि मैं उससे हर पर्टिकुलर स्टूडेंट का इंडिविजुअली नाम लेके पूछ रही हूँ कि आपको लगता है क्या उसके पास मेरा पेन है, ओके। तो अगर मैं एक स्टूडेंट से 1 टाइम चला रही हूँ और ये टोटल स्टूडेंट्स अगर ऐसे पकड़े जाएं तो भी n है, तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, n स्क्वायर। बात समझ आई? हैव यू अंडरस्टूड? मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज। ओके ओके, देखो हर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, मतलब आई कैन हैव मोर देन 1 ways टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। Whenever I give you a problem, you can tell me what can be the probable solution is. For example, currently my problem is that there are 100 students in the class and I want to know who is having my pen. There is one way, either you can go to the first student and ask him whether you have my pen, okay. Then I can go to second student and ask him do you have my pen. Then I can go to third student and ask him do you have my pen. तो दिस इज 1 to 1, मतलब एक बार उससे पूछा, एक के पास नहीं है, आई मूव टू सेकेंड, देन आई मूव टू थर्ड, देन आई मूव टू फोर्थ एंड सो ऑन अप टू 100। तो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रिपीटेड अ टास्क, n टाइम्स, वेयर n इज 100, ओके। तो मैंने ये टास्क कितनी बार रिपीट किया, मैंने जो कोडिंग की, मैंने जो एल्गोरिदम लिखा वो कितनी बार के लिए लिखा, एक लूप लगाया, जो लूप कितनी बार चल रहा है, 100 टाइम्स, फ्रॉम स्टूडेंट नंबर 1 टू स्टूडेंट नंबर 100। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, मैं ये सोचती हूं कि अगर 1 को नहीं पता, जैसे आप इस वाले तरीके पे आ जाओ कि अगर 1 को नहीं पता कि उसके पास पेन है या नहीं है और उसको ये पता है कि किसी और के पास हो सकता है, तो मैं 1 बाय 1 सबके लिए पूछ रही हूँ, तो 1 से ही मैं n टाइम्स पूछ रही हूँ। बात समझ आई? मैंने 1 से ही कितनी बार पूछा, n टाइम्स। n टाइम्स का क्या मतलब है, मैंने 1 से पूछा आपके पास पेन है, नहीं है, सेकंड के पास है, उसने बोला नहीं, थर्ड के पास है, उसने बोला नहीं, फोर्थ के पास है, उसने बोला मे भी हो सकता है, फिफ्थ के पास नहीं,
तो मैंने n से ही मतलब फर्स्ट स्टूडेंट से ही कितनी बार लूप चला दिया, n टाइम्स, जहां पे n क्या है हमारा इक्वल टू 100। ओके, अंडरस्टूड दिस? ठीक है, अब 1 Yes. से पूछ लिया, अब उसके बाद मैं आ गई सेकंड पे, सेकंड से पूछ लिया, थर्ड से पूछ लिया, जब तक मुझे पेन नहीं मिल रहा तब तक मैं ये लूप चला रही हूँ। ठीक है, तो मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड से पूछने के बाद कब तक पूछना पड़ेगा, ये मेरा लूप कब तक चलेगा, 100th स्टूडेंट तक, राइट? तो Yes, इसका ma'am. मतलब ये वाला जो लूप है जो यहाँ चल रहा है, ये भी n टाइम्स चल रहा है, और हर स्टूडेंट से मैं पूछ रही हूँ वो भी कितनी बार चल रहा है, n टाइम्स। तो इस प्रोग्राम को अगर मैं ऐसे इंप्लीमेंट करूं, दो लूप लगा के, एक लूप हर स्टूडेंट, मतलब जैसे i और j लिखते हो ना आप, फॉर i इज इक्वल टू दिस, फिर उसके अंदर लिखते हो फॉर j इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो i का लूप कितनी बार चलता है, 1 टाइम चलता है, तो j का लूप 2 टाइम्स चल चुका होता है। अभी उसकी कोडिंग में आपको आगे लिख के दिखाती हूँ। तो ये टोटल की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर, क्योंकि आप एक ही काम n टाइम्स कर रहे हो और वो काम रिपीटेडली n टाइम्स दोबारा कर रहे हो। ठीक है, और यही काम अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो कि सिर्फ एक स्टूडेंट से आप उसके बारे में पूछते हो कि तुम्हारे पास मेरा पेन है, फिर सेकंड के पास चले जाते हो, तो ये सिर्फ n टाइम्स चल रहा है, तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, n। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड तरीका, मतलब सेम प्रॉब्लम को हम n स्क्वायर टाइम में भी सॉल्व कर सकते हैं और सेम प्रॉब्लम को हम n टाइम में भी सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या कर सकते हैं, तीसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स को पता है कि पेन किसके पास है, तो हम पूरे स्टूडेंट्स को, लेट्स से 100 स्टूडेंट्स हैं, उनको 50-50 के ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर हमने पूछा कि इस ग्रुप में पेन है, अगर बोला नो तो हमने पूछा क्या इस ग्रुप में पेन है, अगर बोला यस तो फिर से हमने इस ग्रुप को क्या किया, डिवाइड कर दिया 25-25 में। फिर हमने पूछा इस ग्रुप में पेन है, उन्होंने बोला लेट्स से यस, तो हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया नीचे वाले को और इस वाले को फिर से डिवाइड किया फर्दर दो ग्रुप्स में। ठीक है, लेट्स से 13 और 12, यहाँ 13 मेंबर्स हैं या 12 मेंबर्स हैं। तो ऐसा करते करते आप क्या करते जा रहे हो, डिक्रीज करते जा रहे हो, मतलब आपका टोटल लूप n टाइम्स भी नहीं चलेगा, कितनी टाइम्स चलेगा, log ऑफ n। log ऑफ n क्यों कर रहे हो, क्योंकि लोगैरिथमिक में वो आपका डिक्रीज कर रहा है, हाफ हाफ हाफ, log 2n। समझ रहे हो बात को, अंडरस्टूड कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिड्यूस हो Yes, गई ma'am. यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी रह सकती है। मैंने आपको 3 प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस दिए, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम जो थी वो n स्क्वायर टाइम में सॉल्व हो रही थी, दूसरी प्रॉब्लम जो है n में सॉल्व हो रही है, और थर्ड प्रॉब्लम है log n में सॉल्व हो रही है। तो आप अब मुझे बताओ, अगर आपको पता हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी सबसे कम है जो कि ये है, तो आप एल्गोरिथम इसी से इंप्लीमेंट करोगे ना। इजियर कौन सा है, ये वाला, मैं सबसे इजियर मुझे कौन सा लगेगा, ये वाला, क्योंकि दो लूप लगाऊंगी और लूप रन होंगे और मुझे आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट को ये वाला भी इजी लगेगा 1 बाय 1, बट 1 बाय 1 में क्या होगा, हमें फर्स्ट का वो चेक करके अगर कहीं पे होता है तो हमको स्किप करना होगा, और ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इंप्लीमेंट करना, हमें मिड वगैरह चेक करना पड़ेगा, 50 स्टूडेंट्स ड्रॉप करने पड़ेंगे, फिर नेक्स्ट 50 को ही पिक करना होगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा इंप्लीमेंट करना, बट टाइम सबसे कम किस में लग रहा है, इसमें। ठीक है, अब मानो कि हम इसमें लॉग स्पेस बहुत ज्यादा लग रहा हो, इसमें बहुत सारे टेम्परेरी वेरिएबल्स बन रहे हो, इसमें इस वाली अप्रोच में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा हो बट स्पेस सबसे कम हो, और ये वाली अप्रोच ऐसी हो कि इसमें स्पेस भी कम लगे, स्पेस भी कम लगे और टाइम भी कम लगे, तो हम कौन सी अप्रोच यूज करेंगे, ये वाली। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमें पढ़नी चाहिए, सिर्फ ये फाइंड आउट करने के लिए कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या चीज मतलब कौन सी एल्गोरिदम अच्छा आउटपुट देगी टाइम और स्पेस के हिसाब से। ठीक है, डू यू हैव एनी डाउट्स, एनी डाउट्स एनीवन? No, ma'am. हम लॉबी में कोई वेट कर रहा है उस लॉबी में कोई वेट कर रहा है, जस्ट अ मिनट।
ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आपको ये भी बताया गया है कि ओ एन स्क्वायर आप कब यूज कर सकते हो, ओ एन कब यूज कर सकते हो और लॉग एन कब यूज कर सकते हो। ओ एन स्क्वायर तभी यूज करेंगे जब हमको ये पता हो कि किसी और स्टूडेंट को भी पता है कि किसने फोन पेन जो है हमारा हाइड किया है, बट वो स्टूडेंट मुझे नहीं बताएगा। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसको पता है कि रोल नंबर 5 ने किया है, बट उसके अलावा और किसी को नहीं पता, और रोल नंबर 5 खुद भी नहीं बताएगा कि मैंने स्टोर किया है या मैंने हाइड किया है। तो उस केस में मुझे इंडिविजुअली हर स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा कि किसने सेव किया है या किसने स्टोर किया है। ठीक है। दूसरा ओ एन, ओ एन कब होगा, जब सिर्फ जिस स्टूडेंट के पास मेरा पेन है उसी को पता है, तो मुझे 1 बाय 1 हर किसी से पूछना पड़ेगा। लॉग एन कब होगा, जब सभी को पता है कि पेन कहाँ है, बट दे वांट मी टू गेस कि कहाँ पर है। ठीक है। या फिर दे ऑल आर प्लेइंग, और वो मैं बताऊंगा कि इस ग्रुप में है या इस ग्रुप में, उनको पता है हमारे वाले ग्रुप में पेन है, तो वो बताएंगे यस इस ग्रुप में है। ठीक है। तो हर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि लॉग एन हमको चाह के भी नहीं लगा पाए, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को नहीं पता हो अगर कि आपका पेन कहाँ है, तो हम चाह के भी ओ लॉग एन वाला इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं लिख रही हूँ प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ठीक है। जितनी बार भी मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगी, इसका सेम टाइम लगने वाला है। सेम टाइम मतलब अगर आपकी क्लॉक पल्स एक क्लॉक पल्स में एक काम करती है, तो इसको हमेशा एक क्लॉक पल्स लगने वाली है। अगर आपका कंप्यूटर 2 में है, लेट्स से आपके कंप्यूटर में 1 में होता है, किसी और के सिस्टम में 3 में होता है, तो हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम बस ये बोल रहे हैं कि हर बार ये सेम टाइम में कैलकुलेट होगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट, कि ये हमेशा कांस्टेंट टाइम में ही आपका जो है आउटपुट देगा। तो कांस्टेंट क्या आएगा, आपका जो क्या बोल सकते हो आप, कॉम्प्लेक्सिटी, वो क्या आएगी हमेशा O1। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है कि अगर मुझे एक लूप लगाना है, जैसे कि ये लूप लगाया मैंने, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। अब आप मुझे बताओ ये कितनी देर में कंप्लीट होगा, कितना कॉम्प्लेक्सिटी आएगा इसका। मैम टाइम्स, हाँ मैम ON। ON। ON, हाउ यू हैव रीच टू दी ON, क्योंकि ये लूप चलेगा, कितनी बार चलेगा ये लूप, n टाइम्स। ठीक है। सो आई हैव अ लूप, I have this loop with me and this loop will run n times. So इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O of n। O of n का क्या मतलब है, ऑर्डर ऑफ n। आप कोई भी टास्क कंप्लीट करोगे तो वो कितनी देर में कंप्लीट होगा, जितना भी n का साइज है। अगर n का साइज 5 है तो 5 टाइम्स मतलब 5 सेकेंड्स या 5 क्लॉक पल्सेस में कंप्लीट होगा। अगर n का साइज 100 है तो 100 क्लॉक पल्सेस में कंप्लीट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर ये आपकी वही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, जैसे कि ये स्टेटमेंट है, अब आप मुझे बताओ ये कितनी देर में कंप्लीट होगी। मैम कांस्टेंट टू O1। यस इट इज कांस्टेंट, इट विल कंप्लीट, हाँ इट विल कंप्लीट इन 1। आप इसको कितनी बार कॉल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक मेन फंक्शन होता और मेन फंक्शन के अंदर, जस्ट अ मोमेंट, हाँ मेन फंक्शन के अंदर अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं कॉल कर रही होती सम ए बी, अभी मैं कुछ वो अजम्पशंस नहीं ले रही हूँ, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे इंट वगैरह नहीं लिख रही हूँ, बट अगर मैंने ऐसा लिखा होता तो हम बोल सकते थे कि ये जो स्टेटमेंट है, मतलब ये जो फंक्शन है, ये तो O1 में ही कंप्लीट हो रहा है, बट जो हमारा मेन है वो किस में होगा, ON में। ठीक है। जहाँ पे ये जो आपका 5 है वो n है। ठीक है। Any doubts regarding complexity now? Okay, one thing I can see, जैसे मेरे पास अगर एक लूप है,
let I have a for loop for I is equal to 0, I less than equal to 5, I प्लस प्लस. देन इसके अंदर मेरे पास एक लूप है j का, फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू I, j प्लस प्लस. और इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है. तो ये कितने में रन होगा? डायरेक्टली आप बोल सकते हो ये रन होगा ओ एन लॉग एन. अब ये लॉग एन कैसे आया? देखो ये तो आप, अगर मैं इसकी जगह i की जगह लिखती 5 तो ये होता ओ एन स्क्वायर. बट क्योंकि सेकेंड लूप जो है वो i तक चल रहा है, इसका मतलब i की वैल्यू जब 0 है तब j का लूप कितनी बार चलेगा? 1 टाइम. लूप कितनी बार चलेगा? 1 टाइम. जब i की वैल्यू 1 है तो j का लूप कितनी बार चलेगा? 2 टाइम्स. i की वैल्यू 2 है तो j का लूप कितनी बार चलेगा? 3 टाइम्स. कैसे बोल रही हूँ मैं ये? आप लोगों को समझ आ रहा है कि ऐसे कैसे बोल रही हूँ मैं कि 1 टाइम चलेगा, 2 टाइम चलेगा? क्योंकि जब i की वैल्यू 0 है, आप j की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे हो, j की वैल्यू आपने 0 से स्टार्ट की, फिर आपने देखा j इज लेस देन इक्वल टू i, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 हुआ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो ये लूप चलेगा. ओके. फिर जब हम इस क्लोजिंग ब्रैकेट पे आए तब j की वैल्यू क्या हो गई? j की वैल्यू हो गई 1. j की वैल्यू 1 हुई, आपने ये कंडीशन चेक की, कंडीशन क्या हो गई? 1 इज लेस देन इक्वल टू 0. ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपका लूप क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा और आप आ जाओगे यहाँ. यहाँ आने के बाद i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. इतना आपको समझ आता है कि जब ये क्लोजिंग ब्रैकेट आते हैं तब हमारी ये क्या होती है? इंक्रीमेंट लग जाता है, i प्लस प्लस या j प्लस प्लस हमारा लग जाता है. तो जब हम इस क्लोजिंग ब्रैकेट पे आए थे तो j की वैल्यू हो गई थी 1. अब हम इस क्लोजिंग ब्रैकेट पे आए हैं तो i की वैल्यू क्या हो गई है? 1. फिर आपका i की वैल्यू 1 होने के बाद j की वैल्यू फिर से क्या हो गई? j की वैल्यू हो गई 0. 0 इज लेस देन इक्वल टू, कंडीशन चेक की, लूप एग्जीक्यूट हुआ, फिर j की वैल्यू हो गई 1. 1 is less, sorry, 1 j is less than equal to 1. 1 is less than equal to 1, ये भी कंडीशन ट्रू है, लूप एग्जीक्यूट हुआ. फिर j की वैल्यू हो गई 2. j की वैल्यू 2 होने के बाद उसने चेक किया 2 is less than equal to 1, कंडीशन ट्रू नहीं है, आपका लूप एग्जिट कर गया और i की वैल्यू क्या हो गई? 2. ठीक है. तो इस केस में आप ये देख सकते हो कि एक लूप आपका कितनी बार चल रहा है? n टाइम्स. कौन सा लूप n टाइम्स चल रहा है? कौन सा लूप n टाइम्स चल रहा है? मैम आई वाला. i वाला. और दूसरा लूप चल रहा है log n. log n का क्या मतलब है कि जितने टाइम्स एक लूप चल रहा है उसके log ऑफ n में दूसरा लूप चल रहा है. ठीक है. तो आपको ये समझ आया कि ये o n log n कैसे है? अगर ये n स्क्वायर होता, अगर यहाँ पे j लेस देन इक्वल टू 5 होता तो ये n स्क्वायर होता, क्योंकि i भी 5 टाइम चलता और j भी 5 टाइम चलता. ठीक है. बट जब हम i को 5 टाइम चला रहे हैं बट j को सिर्फ i तक चला रहे हैं, तब ये लूप में कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? o n log n. अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम. मैम लॉगिन वाला समझ नहीं आया, एक बार फिर से समझा दीजिए. log n कब होता है? है? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? दोबारा लॉग का बताओ. बेस क्या है? 2 है. ये लॉग का बेस क्या है? 2 है. log का बेस उसका बेस ई ही कंसीडर करते हैं, वैसे मोस्टली 2 होता है log 2n. तो log n कैसे आया? log n आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ के आए हो अभी, आप मुझे बताओ कि log n कैसे आया? अगर कोई वैल्यू n चल रहा है फ्रॉम 0 1 2 3 4 5, ये वैल्यूज मतलब n कितनी बार चल रहा है? 1 2 3, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उतनी बार ये चल रहा है. ठीक है. n टाइम्स, मतलब n की वैल्यू अगर 5 तक है तो ये n टाइम्स चल रहा है. बट जो j का लूप है, ये i का लूप है, ये बट जो j का लूप है वो कितनी बार चल रहा है? डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n. n की वैल्यू अगर 0 है तो ये 1 चल रहा है, मतलब अगर स्टार्टिंग फर्स्ट है तो ये 1 टाइम्स चल रहा है. अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये 2 टाइम्स चल रहा है, 0 and 1. और अगर
i की वैल्यू 2 है तो ये चलेगा 0 1 एंड 2, और अगर i की वैल्यू 3 है तो ये चलेगा 0 1 2 3। तो हम इसको बोलते हैं ये लॉग ऑफ i के टाइम चल रहा है, तो हम इसको लॉग ऑफ i मतलब i की जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग, तो i की वैल्यूज तो n के अकॉर्डिंग चल रही है इसलिए हम इसको लॉग ऑफ n बोलते हैं। तो एक जो लूप है वो n के अकॉर्डिंग चल रहा है, दूसरा लूप जो है वो लॉगरिथमिक ऑफ n के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो इस जो ये कोड जो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n फॉर i और दूसरे लूप के लिए log n, और अगर ये दोनों ही 5 5 के अकॉर्डिंग चल रहे होते तो i जो है वो भी n के अकॉर्डिंग और j जो है वो भी n के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसलिए ये कितनी बार एग्जीक्यूट होंगे ये दोनों, मतलब कितना टाइम लेंगे, n स्क्वायर टाइम लेंगे। ठीक है, आपको log n का एक फंक्शन होता है, आप लोगों को शायद पता हो log n कैसे फाइंड आउट होता है, n n-1 n-2 n-3 ऐसा ऐसा कुछ चलता है अप टू 1। ये फंक्शन पता है? log n का फंक्शन पता है? log n किसी को नहीं पता? ठीक है, तो याद रखो कि जब भी एक लूप जो है वो n के अकॉर्डिंग चल रहा हो और दूसरा लूप पहले वाले के अकॉर्डिंग चल रहा हो तो log n आता है। ठीक है, एक तो n के अकॉर्डिंग चल रहा है तो n आएगा, दूसरा प्रीवियस वाले के अकॉर्डिंग चल रहा है तो log n आएगा। याद रख सकते हो तो याद रखो, नहीं तो log n का ये फंक्शन होता है n n-1 n-2 अप टू 1। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? मैम ये तो 1 से फैक्टोरियल हो गया ना। प्लस वो नहीं कर रहे इसको। log n का आपको फंक्शन पता है तो मुझे फंक्शन बताओ, मैं आपको उसके एक्सप्लेन करती हूँ log n का फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको ढूंढ के बताती हूँ log n का फंक्शन क्या होता है। log n कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से लेके ये 5 तक चल रहा है, मतलब पहली बार सिर्फ 1, फिर 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स ऐसे। तो हमने क्या किया है, मिनिमाइज कर दिया है कि स्टार्टिंग में हमको 1 तक ही चलाया है, फिर 2 टाइम चलाया, तो ये जो कितनी बार ये लूप चल रहा है उसका जो टाइम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो log n निकल के आता है। ठीक है, जैसे हमने जो प्रीवियस प्रॉब्लम ली थी ये वाली, कि हमने क्लास को डिवाइड किया था, ये वाली जो प्रॉब्लम है आपकी ये साइड वाली, हमने पूरी क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर आगे और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, हमने अपनी प्रॉब्लम्स को मतलब लॉक करते जा रहे हैं, हाफ 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 करते जा रहे हैं। तो उस केस में वो कैसे log n चलता है। तो जिस भी केस में हम रिड्यूस करते हैं, n की एक्चुअल वैल्यू नहीं लेते बट उसको रिड्यूस करते हैं, तो उस केस में हम log n मान के चलते हैं कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी log n है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्सिटी बाकी मोस्टली आपको जो सर्चिंग और सॉर्टिंग हम पढ़ेंगे उनकी सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की आपको याद करनी पड़ेगी मोस्टली, कि n या n स्क्वायर ही होती है, आपको सबकी मेमोराइज्ड होनी चाहिए। ये सिर्फ अभी इस सेमेस्टर के लिए नहीं है, गेट में भी आती हैं। अगर आप फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज़ करते हो, आप कहीं पे भी एल्गोरिदम बनाने की सोचते हो, आप रिसर्च पेपर बनाने की सोचते हो, एवरीवेयर कॉम्प्लेक्सिटी इज आस्क्ड। क्यों? क्योंकि आप जब भी कुछ एल्गोरिदम डिज़ाइन कर रहे हो, कुछ भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी n है, तो मैं कभी भी उस सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाऊंगी जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है, क्योंकि जब मेरा प्रॉब्लम n टाइम में कंप्लीट हो सकता है तो वाई आई वुड गो एंड पे डबल द टाइम। ठीक है, ये डबल टाइम हो गया। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्सिटी इसीलिए मैंडेटरी है, आपको पता होनी चाहिए और समझ भी आनी चाहिए। अंडरस्टूड? कैन वी मूव फर्दर टू नेक्स्ट टॉपिक, एरे एड्रेस कैलकुलेशन? Yes, ma'am. ओके, आप लोग एड्रेस कैलकुलेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जस्ट बिकॉज कि आपको डेरिवेशन नहीं पता कि डिराइव कहाँ से हो रहा है, तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद डेरिवेशन। ठीक है, 1D एरे, एनीवन हु कैन टेल व्हाट इज एन एरे? व्हाट इज एन एरे? is a collection of elements. Collection of same type of elements. Same type of elements like integer. I'm like integers or characters. Okay. So why are we using array?
Okay. Why are we using array? Can anyone tell? मेरे पास इंटीजर, जैसे मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, मैंने सबको एक नाम दे दिया ABCDE, ठीक है। इसके बाद मैंने इनसे रिलेटेड इनके कुछ डेटाबेस मेंटेन करना था, वो मैंने मेंटेन कर लिया। तो अगर 5-6 स्टूडेंट्स की बात है तो ये अप्रोच सही है। बट एग्जाम्पल अगर मेरे पास आप 65 स्टूडेंट्स हो, मैंने सबके लिए एक इंटीजर ले लिया A1, A2, A3 अप टू A65, राइट। फिर मुझे जब प्रिंट करना है या मुझे जब भी स्कैन करना है तो मुझे कितने बार %d लगाना है, कितनी बार %d लगाना पड़ेगा? 65 टाइम्स, जस्ट टू स्कैन और जस्ट टू प्रिंट। अगर मुझे कभी आपको आपकी वैल्यूज प्रिंट भी करनी है तो मुझे कितनी बार %d लगाना पड़ेगा? 65 टाइम्स। सो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड अप्रोच। अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की ही बात करें तो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड अप्रोच टू have unnecessary space utilized and write the code and it gets clumsy, क्योंकि आपको %d ही दिख रहे हैं स्क्रीन पे। तो what is a better thing? A better thing is to use any data structure which can combine similar type of data, similar type of elements together, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? We can take a array. Array looks something like this. It takes similar type of data elements placed in continuous memory location, ठीक है। तो दो आप लोगों के पास चीज़ है, पहली similar data type and second is continuous memory location. Yes, The cursor is just hovering over the time complexity slide. okay. Yes मैम, मैम आपका कुछ देखिए। Wait. Just a moment, let me close that slide. Now is it visible? No, ma'am. Slide is not visible. Slide is not visible. No. Okay. Yeah, right. Now it's visible, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what I was telling you is कि मैंने लिखा यहाँ पे, पर आपको समझ आ रहा था मैंने जो बताया कि अगर 5 एलिमेंट्स लिए हैं, 5 स्टूडेंट्स का डेटाबेस लिया है ABCDE, तो इजी होता है। बट अगर मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा मेंटेन करना है या मेरे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो मेरी स्क्रीन पे सिर्फ एक तो स्पेस बहुत ज़्यादा होगा और उनका देखो, जब भी हम कोई मेमोरी में इंट लिखते हैं ना, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ, ये मेरे पास एक बहुत, जितनी भी मेरी स्टोरेज है, जितना भी मेरे फ़ोन में या मेरे लैपटॉप में स्पेस है, वो ऐसे मेमोरी सेल्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो जब मैंने ये वाली स्टेटमेंट ली इंट ABCDE, तो मेरे पास हो सकता है ये लोकेशन ली हो जिसको A नाम दिया हो, ये लोकेशन ली हो जिसको B नाम दिया हो, और हो भी सकता है कि ये लोकेशन ली हो जिसको C नाम दिया हो, इसको D दिया हो, मे बी पॉसिबल, और इसको E दिया हो। लेट अस जस्ट सपोज कि जब भी हम इंट ABCDE लिखते हैं ना, तब हमारे पास कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन नहीं होती, हमको A का एड्रेस अलग मेंटेन करना पड़ता है जो आता है एंड ऑफ A से, B का एड्रेस अलग मेंटेन करना पड़ता है जो आता है एंड ऑफ B से, फिर एंड ऑफ C, एंड ऑफ D, एंड ऑफ E। तो अगर मेरे पास कोई 65 एलिमेंट्स हैं तो सबका एड्रेस अलग मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब ये जो 5 वेरिएबल हैं ये एड्रेस कंटेन कर रहे हैं, ये 5 वेरिएबल यहाँ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड अप्रोच इफ़ यू आर हैविंग many elements together. So what is the good approach is to use a 1D array. 1D array नहीं, मतलब सिंपल array। तो array का क्या, सबसे पहला आपके पास वो है, दो उसके कंस्ट्रेंट्स हैं या दो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं।
पहली प्रॉपर्टी है कि एवरी एलिमेंट शुड बी सिमिलर डेटा टाइप. दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स विच यू आर स्टोरिंग इन एरे शुड बी ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. वी नो व्हाट इज अ डेटा टाइप. अ डेटा टाइप विच स्पेसिफाइज कि कौन कौन से ऑपरेशन उस पे हो सकते हैं और वो किस टाइप का है. इन जनरल टर्म्स जब हम सी में बात करते हैं तो इंटीजर हम 2 बाइट्स का बोलते थे, बट अभी हम जब भी बात करते हैं तो मोस्टली हम 4 बाइट्स की बात करते हैं. सी में बात करते थे तो हम कैरेक्टर बोलते थे 1 बाइट लेता है, बट जो भी हम प्रोसेसर्स आजकल यूज़ कर रहे हैं तो कैरेक्टर हम बोलते हैं 2 बाइट्स ले रहे हैं. इसी तरीके से फ्लोट की बात करते थे, सी में 4 बाइट्स है, बट अभी हमारे पास सिस्टम्स में 8 बाइट्स. मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड 248 ओनली और 148 ऑल्सो. ठीक है, तो वट एवर इट इज, इंटीजर के लिए विल कंसीडर 4 एंड फ्लोट के लिए विल कंसीडर 8. ठीक है, कैरेक्टर के लिए कभी 1 कभी 2 ऐसा हम आपको बता देंगे कि कब हम क्या यूज़ कर रहे हैं. तो सिमिलर डेटा टाइप का क्या मतलब है कि whenever I want to use int a1, a2, a3 and all, so I will write int, let's say a and 65. So what this instruction will do, this instruction will create a continuous memory location where first element will be placed here and 65th or 66th element, 65th, 65 locations are there, so 65th element will be placed here. अब इसमें एक अच्छी बात क्या है कि आपको हर किसी का एड्रेस मेंटेन करके रखने की ज़रूरत नहीं है. मतलब कि आपको हर किसी ए के लिए अलग से एड्रेस ब्लॉक, बी के लिए अलग से एड्रेस ब्लॉक ऐसा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है. आपको बस एक एड्रेस मेंटेन करना है, वो है एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जिसे आप बोलते हो बेस एड्रेस. ठीक है, तो सिर्फ अगर आपके पास वो एड्रेस मेंटेन हो और आपको किसी भी लोकेशन का एड्रेस चाहिए हो तो आपको उस एड्रेस से उस लोकेशन का कितना डिस्टेंस है, कितना इंडेक्स वैल्यू है, वो आपको फाइंड आउट करना होगा और आप उस नोड का एड्रेस बता सकते हो. ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं. सबसे इजी वे क्या है समझने का किसी एरे को, सबसे पहले कुछ अजम्पशंस कर लेते हैं. ये जो मैं आपको अब बता रही हूँ ये एड्रेस कैलकुलेशन है. ये एड्रेस कैलकुलेशन इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि सिर्फ फॉर्मूला आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि डिराइव द एड्रेस. इसको बोलो ये एक एरे है, एरे का नाम है ए. ये जो है फर्स्ट एलिमेंट है, हम इसको बोल रहे हैं लोअर बाउंड ऑफ ए, एल. ये जो है ये लास्ट एलिमेंट है, इसको हम बोल रहे हैं अपर बाउंड, दैट इज यू. हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर बार हमारा ए जो है वो 0 से स्टार्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. किसी किसी केसेस में हम बीच का कुछ लोकेशंस लेके उन पे भी प्रोग्राम करते हैं. जैसे हो सकता है कई बार कि मैं बोलूँ कि सिर्फ मुझे इन एलिमेंट्स पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ये उसका लोअर बाउंड होगा और ये अपर बाउंड होगा. ठीक है, अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि इस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं या कितना इन दोनों के बीच डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मैं आपको पहले भी बोल रही थी और अब भी बोल रही हूँ कि इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, कितने एलिमेंट्स हैं, अगर वो मुझे फाइंड आउट करना हो तो उसका तरीका है u माइनस एल प्लस 1. ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर मैं जैसे मेरे पास 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट्स हैं तो मैं 10 में से 1 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा 9, जबकि एक्चुअली कितने एलिमेंट्स हैं, एक्चुअली तो 1 to 10 10 एलिमेंट्स है ना. तो इसीलिए जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है 10 माइनस 1 प्लस 1. ठीक है, ये फॉर्मूला है टू फाइंड आउट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन योर अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड. और अगर मुझे इस नोड का वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ये i है और मुझे बेस एड्रेस पता है l से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर नोड तक का इंडेक्स चाहिए, कुछ वैल्यू चाहिए, तो ये आएगी i माइनस एल प्लस 1. ठीक है, अंडरस्टूड. अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए तो कैसे आएगा i माइनस एल प्लस 1. ठीक है, अब एक बेसिक सा अजम्पशन ले लेते हैं. पहले बेसिक अजम्पशन से ही हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, पहली अजम्पशन मेरी ये है, फर्स्ट अजम्पशन है. अजम्पशंस हम क्या करेंगे बाद में रिमूव कर देंगे ताकि हमको जो फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, जो आपको सुरभि मैम ने बताया था, हम उस फॉर्मूला तक पहुंच जाएं. ठीक है मैम, आई इंडेक्स नंबर है कि पोजीशन है? देखो, अगर l को आप इंडेक्स नंबर लेते हो, i में सिर्फ इस ये पर्टिकुलर एलिमेंट का जो लोकेशन है उसको i बोल रही हूँ.
अगर आप 0 से एड्रेस स्टार्ट करते हो तो i की वैल्यू 0 के अकॉर्डिंग होगी, अगर आप 1 से इंडेक्स स्टार्ट करते हो तो i की वैल्यू 1 के अकॉर्डिंग होगी। i आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन का वैल्यू बता रहा है, मतलब नाम बता रहा है, इसका नाम i है, इस लोकेशन का नाम अभी के लिए, करंट के लिए। सो मैम ये इंडेक्सिंग वैल्यू ही है ना मैम उस पर्टिकुलर हाँ इंडेक्सिंग ही है, पर इंडेक्सिंग मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगर आप बोलोगे कि मैम ये i-1 ऐसा कुछ नहीं, मैं अभी अंडरलाइंग अजम्पशन जो है वो क्लियर करूंगी, उसके बाद आपको बताती हूँ। इंडेक्स ही है, आप मतलब l को भी इंडेक्स बोल सकते हो, u को भी इंडेक्स बोल सकते हो, l आपका 0 है, i की भी कोई एक वर्टी, मतलब i मतलब कोई एक पर्टिकुलर बीच में कोई मैंने रैंडमली एक स्पॉट ले लिया जिसका मुझे एड्रेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी i हम इंडेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी i इंडेक्स की बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप सुनते जाओ, अगर नहीं समझ आएगा तो फिर किसी और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहली अजम्पशन मैं ये ले रही हूँ कि मेरा ईच एलिमेंट जो है वो 1 बाइट का है, ईच एलिमेंट 1 बाइट। इसका मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ यहाँ स्टोर हो रहा है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर मेरे पास बेस एड्रेस है और अगर 2 बाइट ले रहा है तो बेस एड्रेस प्लस एक और लोकेशन मिलके एक एलिमेंट बनाएगा। तो अभी हम करंटली वो एजम्पशन छोड़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, एंड सो फोर्थ, ठीक है। सेकेंड अजम्पशन में ये मान के चल रही हूँ कि मेरा जो बेस इंडेक्स है वो 1 है, बेस इंडेक्स इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है, ये जो वैल्यू है आपकी l वाली वो 1 है, ये वाली वैल्यू 2 है, ये वाली वैल्यू 3 है, ये वाली वैल्यू 4 है, एंड सो फोर्थ, ठीक है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अभी सिर्फ ये बेसिक अजम्पशन है कि हर जो एलिमेंट है वो 1 बाइट का है और जो स्टार्टिंग एड्रेस है बेस इंडेक्स वो 0 ना होके 1 है। हम 0 के लिए भी बात करेंगे, अभी 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे एड्रेस फाइंड आउट करना है, एड्रेस ऑफ a ऑफ 1, तो वो किसके इक्वल होगा, बेस एड्रेस के इक्वल, ठीक है। मैं बेस एड्रेस को एक नाम दे देती हूँ। बेस एड्रेस आपको हमेशा गिवन होगा क्योंकि हमारा स्टार्टिंग एड्रेस हमेशा गिवन होता है। मैंने बेस एड्रेस को एक नाम दे दिया, लेट्स से अल्फा। तो a1 किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल। इसी तरीके से अगर मुझे एड्रेस ऑफ 2 निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस 1। यस करेक्ट, यस एवरीवन करेक्ट, हाँ ठीक है। a2 अल्फा प्लस 1 कैसे आया, क्योंकि a ऑफ 1 क्या है, बेस एड्रेस, वहां से 1 बाइट पे आपको सेकेंड एलिमेंट है तो वो अल्फा प्लस 1 लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा a ऑफ 2। और अगर मैं अल्फा प्लस 2 लिखूंगी तो a ऑफ 3, a ऑफ 4 अगर मुझे निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 3 एंड सो ऑन। अगर मुझे a ऑफ i निकालना है, जैसे कि मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि मुझे एड्रेस किसका निकालना है, i का, तो i का एड्रेस कैसे आएगा, अल्फा प्लस i माइनस 1। अब आप बोलोगे i माइनस 1 कैसे आया, a ऑफ 4 अगर कर रहे हो तो ये 3 आ रहा है, इसका मतलब 4 माइनस 1। a ऑफ 3 निकाल रहे हो तो ये कैसे आ रहा है, 2 आ रहा है, दैट मीन्स 3 माइनस 1। a2 निकाल रहे हो तो क्या आ रहा है, 1। तो इसका मतलब अगर मुझे i की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा प्लस i माइनस 1 अगर करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एड्रेस ऑफ i। अंडरस्टूड, ठीक है। अब हम assumption रिमूव करते हैं, ये वाली सेकेंड वाली assumption क्या थी कि बेस इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। हम ये assume कर लेते हैं कि l से स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में मुझे किससे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब हमारी वैल्यू किससे सब्स्टिट्यूट होगी, i माइनस l प्लस 1 से। तो ये हो गया अल्फा, तो i की जगह क्या आ जाएगा, i माइनस l प्लस 1 और माइनस 1 एज इट इज, ये माइनस 1 एज इट इज। आपको समझ आया मैंने i माइनस l प्लस 1 क्यों निकाला, मैंने आपको पहले ही बताया कि i से l तक का मुझे अगर डिस्टेंस चाहिए तो वो कैसे आएगा, i माइनस l प्लस 1, ठीक है। बात समझ आ रही है इतनी, यस क्लास, यस मैम, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस i माइनस l। लोअर बाउंड अगर 0 है
तो आई वैल्यू रह जाएगी, अगर लोअर बाउंड 1 है तो आई माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने सिर्फ अजम्पशन हटाई है। अगर आपका आई हमेशा 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आपका ये जो है ये भी आई उसका मतलब आपको लोकेशन का एड्रेस दे देगा। सेकेंड अजम्पशन क्या थी मेरी अजम्पशंस थी कि हर एलिमेंट 1 बाइट ले रहा है, जबकि ये ट्रू नहीं है। अगर कैरेक्टर टाइप का लोगे तो 1 और 2 हो सकता है, इंटीजर टाइप का लोगे तो 4 हो सकता है, फ्लोट टाइप का लोगे तो 8 हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लोकेशन है i-1 ये i-1 पे ना होके आगे होगी। अब वो आगे कैसे होगी वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। देखो, जैसे कि ये एक एरे है, कुछ सेल्स में डिवाइडेड है। सेल्स कैसे डिवाइडेड है, ये जो एड्रेस है कि मैंने आपको बोला लेट्स से 200 है, और मेरे पास इंटीजर टाइप का एरे मैंने डिक्लेयर किया। इंटीजर टाइप का एरे का क्या मतलब है कि हर वैल्यू, जैसे कि बात करें a ऑफ 0 की, तो a ऑफ 0 कितना स्पेस लेगा 4 बाइट्स। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा a ऑफ 0, फिर यहाँ से लेके 1 2 3 4 ये होगा a ऑफ 1 एंड सो ऑन। तो लास्ट के जो 4 होंगे 1 2 3 4 ये आपके होंगे a ऑफ 19। अंडरस्टूड। और एड्रेस मुझे किसका दे रखा है, बेस एड्रेस, मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस दे रखा है 200। तो अगर मुझे A1 का एड्रेस चाहिए तो A1 का एड्रेस 201 नहीं होगा। A1 का एड्रेस क्या होगा, ये हो गया 201, ये हो गया 202, ये हो गया 203, 204। तो अगर मुझे A1 का एड्रेस चाहिए तो A1 का एड्रेस क्या होगा 204, और A0 का अगर एड्रेस चाहिए तो वो क्या होगा 200। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे यहाँ की किसी भी नोड पे जाना है, बीच की कोई भी नोड पे जाना है, लेट्स से ये i है, ये वाला क्या है a ऑफ i, और मुझे इस एलिमेंट की वैल्यू चाहिए, तो मुझे कितने स्पेसेस आगे जाके ये वैल्यू मिलेगी, जितना भी एक एलिमेंट स्पेस ले रहा है उतना, जैसे कि ये स्पेस ले रहा है 4 टाइम्स, प्लस आप इस नोड पे, अभी हमने प्रीवियस उसमें कैलकुलेट किया, देखो हमने प्रीवियस उसमें कैलकुलेट किया कि एक नोड अगर 1 से लेते हो तो इतना आपको वैल्यू देगी, दैट इज अल्फा प्लस i माइनस एल। ये आपको अगर अगर आप 1 के हिसाब से चलते हो तो हर नोड इतना स्पेस ले रहा है, बट अगर मतलब हर नोड नहीं, i तक जाने के लिए इतनी लोकेशंस आपको चाहिए हैं। तो अगर हर नोड 4 टाइम्स स्पेस ले रहा है तो ये पूरा जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी 4 टाइम्स i माइनस एल। ठीक है, तो अगर मुझे a ऑफ i पे जाना है तो आई जस्ट वॉन्ट टू नो द बेस एड्रेस, दैट इज अल्फा i माइनस एल, एंड मल्टीप्लाई दिस विद साइज ऑफ एलिमेंट। अंडरस्टूड। अगर आपको ये ऐसे अंडरस्टूड, अगर आप डायरेक्ट ai पे नहीं जाते, हम a0 से स्टार्ट कर लेते हैं। a ऑफ 0 इज इक्वल टू लेट्स से अल्फा। ठीक है, a ऑफ 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 4, a ऑफ 2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 8। ठीक है, अब अल्फा प्लस 8 कैसे आया, ये आपका 5 6 7 आपका आ गया 8 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, ऐसे। तो अगर आपको a ऑफ i का वैल्यू निकालना है, a ऑफ i इज इक्वल टू, अगर आपको निकालना है, अगर फॉर्मूला के हिसाब से निकालें तो इट वुड कम आउट टू बी अल्फा प्लस, कितना है ये आप मुझे बताओ कितने टाइम, अगर 1 है तो 4 आ रहा है, अगर 2 है तो 8 है, इसका मतलब 4 टाइम्स ऑफ i। ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। तो उसी तरीके से ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि अगर साइज 4 है तो हमारा i माइनस एल प्लस अल्फा बनेगा 1D एरे का एड्रेस। ठीक है, अब आप को अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो आप मुझे, मतलब अगर डिराइव करने के लिए बोला जाए तो आप मुझे डिराइव करके बता सकते हो कि ये फॉर्मूला कैसे आया।
Yes, anyone? Yes, ma'am. आप सिमिलरली 2D एरे का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो? सिमिलरली तो नहीं कर सकते, ठीक है, आगे चलते हैं 2D एरे पे। दोज हु आर नॉट पेइंग अटेंशन, आपको डिराइव करना आएगा एग्जाम में 100%, और कैलकुलेट करना भी आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। 2D एरे, that means ki your array has 2 dimensions. Now it is created just like a list, just like a table. That means first element will be stored here, and second element depends upon whether you are storing according to row wise or column wise. Okay, so let me take the lower bound of row to L1 and U1, and lower bound of column L2 and upper bound of column Q2. ठीक है, एक नोड ले लेते हैं बीच में I, और यहाँ से ले लेते हैं J, जिसका एड्रेस मुझे फाइंड आउट करना हो, I का और J का, मतलब इस नोड का, ठीक है। अब अगर आपका जो डेटा है वो रो वाइज स्टोर होता है, तो पहले ये रो स्टोर होगी, दिस 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 दिस, फिर दिस दिस दिस, ऐसे स्टोर होगा, मतलब फर्स्ट दिस, फिर आप घूम के यहाँ आते हो, फिर ये, फिर घूम के यहाँ आते हो, फिर ये, ऐसे रो वाइज स्टोर होता है। तो आपका डेटा हमेशा कैसे स्टोर होगा, सॉरी, लीनियर एरे में ही स्टोर होगा, बट अगर हम इसको बोलते हैं 0 रो 0 कॉलम, फर्स्ट रो, sorry, first column, second column, third column, fourth and fifth, and this is 1 2 3 4। तो ये एलिमेंट, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, 0 0, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, 0 1, यहाँ पे आएगा 0 2 0 3 0 4 0 5, और यहाँ पे फिर कौन सा स्टार्ट होगा, 1 0 1 1 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कॉलम वाइज स्टोर करते हो कोई डेटा, तो कॉलम वाइज कैसे होगा, फर्स्ट सारे एलिमेंट्स ये वाले, फिर ये वाले, फिर उसके बाद ये वाले, फिर ये ऐसे, ठीक है। तो अगर ये आपका 0 0 1 2 3 4 और 1 2 3 4 है, तो एलिमेंट्स कैसे स्टोर होंगे, 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0, सारे स्टोर होने के बाद कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 0 1 1, सॉरी 1 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 एंड सो ऑन। तो डिपेंड करता है कि आप रो वाइज यूज़ कर रहे हो या कॉलम वाइज, उसके हिसाब से हम एड्रेस कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम यूज़ करते हैं रो मेजर। रो मेजर का क्या मतलब है कि आप रो वाइज डेटा स्टोर कर रहे हो। तो ये जो फर्स्ट नोड है, इसको हम मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा है, जैसे हमने पहले माना था। ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है, ये लोअर बाउंड ऑफ कॉलम हो गया, ये अपर बाउंड ऑफ कॉलम हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो एरे है, ये L1 U1 इस टू L2 U2 है, ठीक है। अब अगर मुझे I और J, दैट मीन्स ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे इस एलिमेंट की एड्रेस चाहिए, दैट मीन्स आई वांट एड्रेस ऑफ A ऑफ I ऑफ J, ठीक है। तो सबसे पहले वही बेस अजम्पशंस ले लेते हैं। बेस एड्रेस क्या है, अल्फ़ा है, और आपका हर नोड का साइज, ईच नोड या ईच वैल्यू
1 बाइट की है, ठीक है। और आपका बेसिक इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमने मान लिया बेस इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। बाकी हमको अभी बाद में हम ये सारी असम्पशंस जो हैं वो रिमूव करेंगे, ठीक है। इसका मतलब अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स L1 is 1, 2 and so forth up to I and so forth up to U1. Similarly L2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1, ये सेकेंड वैल्यू क्या है, 2, so forth up to J and so forth up to U2, ठीक है। अब मुझे अगर इस नोड तक जाना है तो पहले हम एड्रेस फाइंड आउट करते हैं इस नोड का। इस नोड का एड्रेस क्या रहेगा, ये नोड है हमारी A1 1, इसका एड्रेस क्या है, अल्फा, ठीक है। अब रो मेजर ऑर्डर है तो इसका मतलब अब कौन सा एलिमेंट स्टोर होगा, ये वाला, ये वैल्यू क्या है, A1 2, इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस 1। सिमिलरली A1 3, इसकी वैल्यू है अल्फा प्लस 2। A1 लेट्स से J, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, अल्फा प्लस J माइनस 1, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान रखना, मैंने I लिखा है रो साइड पे और J लिखा है कॉलम साइड पे। तो I J की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो अल्फा प्लस J माइनस 1 आ रहा है, ठीक है। और अगर मुझे इस एलिमेंट का वैल्यू निकालना है या फिर इस वाले का निकालना है, अगर लेट्स से A21 का निकालना है तो A21, अब आप मुझे बताओ A21 की वैल्यू कैसे आएगी, A21 की वैल्यू कहाँ से आएगी, एनीवन, हु कैन टेल कि A21 की वैल्यू कहाँ से आएगी, मैम फर्स्ट रो कंप्लीट करने के बाद में। हाँ, तो फर्स्ट रो जैसे मानो हमने कंप्लीट कर ली है तो कैसे पता चलेगा आपको फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है तो कहाँ तक कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, U2 माइनस L2 नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर, हाँ नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर। कैन यू से अगेन, क्या बोल रहे हो, हाँ नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर। अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स, अभी हम ये वाली वैल्यू अभी एक फ़िलहाल के लिए ये वाली वैल्यू अगर अभी छोड़ देते हैं और हम बात करते हैं ये लास्ट एलिमेंट, के बीच में हम एक एड्रेस और कैलकुलेट करते हैं, वो है A1 U2। अब मुझे बताओ U2 का क्या एड्रेस, क्या वो होगा, अल्फा प्लस बताओ, अल्फा प्लस U2 माइनस 1। हाँ राइट, अल्फा प्लस U2 माइनस 1, ठीक है, अंडरस्टूड। ये कैसे आया, क्योंकि हमने U2 एलिमेंट्स यहाँ से यहाँ सब वो किए, ये देखो यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कितने एलिमेंट्स वो किए, U2 तक गए, अल्फा प्लस U2 एलिमेंट्स, बट हर एलिमेंट्स में हम क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं। तो जैसे हमने J में -1 किया वैसे U2 के लिए U2 -1 किया, ठीक है। अब अगर 21 का मुझे लिखना है तो कैसे लिखोगे, अल्फा प्लस
अब चाहे मैं U2 -1 + 1 लिखूं या अल्फा प्लस U2 लिखूं, बात एक है। Yes class, is it the same thing? Either I will write alpha plus U2, मतलब इस बेस एड्रेस से मैंने U2 टाइम्स चल गया तो अब मेरा कौन सा एड्रेस आ गया, ये वाला। ठीक है, ठीक है एवरीवन, इज इट करेक्ट, इज इट फाइन? इस वाली नोड का एड्रेस Yes, क्या ma'am. आया, अल्फा प्लस U2। अब अगर मैं इस नोड का एड्रेस निकालूं, दैट इज A ऑफ 3 1, तो वो क्या आएगा, अल्फा प्लस एक U2 ये हो गया, एक और बार ये U2 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 2U2। करेक्ट, ये 3 1 है, ये वाला नोड का एड्रेस ले रहे हैं। आ गया अल्फा प्लस 2U2। ऐसे ही अगर A प्लस 4 1 का एड्रेस लें तो क्या आएगा, अल्फा प्लस 3U2। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे किसका एड्रेस निकालना है, I वाली नोड का, I1। तो ये आएगा अल्फा प्लस I - 1 U2। मतलब अगर हम ये वाली नोड का एड्रेस निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे इस नोड तक जाने के लिए ये वाली नोड का एड्रेस चाहिए और फिर इतने 3 एलिमेंट और ऐड करके मैं यहाँ आ जाऊंगी। ठीक है, बात समझ आ गई? तो हम I1 का अगर एड्रेस निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है अल्फा प्लस I - 1 U2। I - 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि जब 4 1 था तो 3 U2 आ रहा था, जब 3 1 था तो 2 U2 आ रहा था। तो I - 1 U2 आपको क्या बता रहा है, AI1, मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस। अब मुझे एड्रेस कौन सी लोकेशन का चाहिए, इस वाली लोकेशन का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इससे इतने एलिमेंट्स आपको ऐड करने हैं, इस रो से कितने एलिमेंट्स ऐड करने हैं, 1 से लेके J तक के एलिमेंट्स। तो 1 से लेके J तक के एलिमेंट्स आपने कैसे ऐड किए थे, आपने ऐसे ऐड किए थे, ये जो लाइन दिख रही है आपको, आपने 1 से लेके J तक आप कैसे गए थे, अल्फा प्लस J - 1 लगा के। और I1 तक कैसे पहुंचे, अल्फा प्लस I - 1 U2 लगा के। तो इसका मतलब सीधा साधा क्या है कि अगर मुझे A ऑफ IJ लिखना है तो किसके इक्वल आएगा, अल्फा प्लस I - 1 U2 प्लस J - 1। करेक्ट? क्या की ये जो आपकी नोड थी, ये वाली जो आपका एड्रेस, मैं इसको बॉक्स बना देती हूँ। ये वाला एक एड्रेस फाइंड आउट किया था जो मुझे फर्स्ट रो से उस कॉलम तक फर्स्ट कॉलम से J कॉलम तक ले जा रहा था। एक एड्रेस ये फाइंड आउट किया था जो मुझे फर्स्ट रो से ith रो तक ले जाना था। अब मुझे I और J में जाना है, इसका मतलब मुझे ये दोनों ही चाहिए। अल्फा तो ऑब्वियसली 2 बार नहीं चाहिए होगा, ith रो में जाने के लिए I - 1 U2 और jth कॉलम में जाने के लिए J - 1। करेक्ट? इतना समझ आ गया सभी को? इतना समझ आ गया एवरीवन? कैन एनीवन रिस्पॉन्ड? Yes, ma'am. एनी डाउट Yes, इन ma'am. दिस? एनी डाउट कि J कॉलम का ये वैल्यू कैसे आया? ये तो हमने जैसे 1D एरे में निकाला वैसे यहाँ भी निकाला, राइट? और ये वैल्यू कैसे आई, ये भी आप लोगों को समझ आ गई? Yes, ma'am. ठीक है, तो AIJ क्या हो गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब आपको क्या करना है, सिर्फ अजम्पशंस हटानी है। अजम्पशंस कौन कौन सी है? पहली अजम्पशन है कि ईच नोड जो है वो 1 बाइट की है। ईच नोड हमारी 1 बाइट की नहीं हो सकती, 2 की हो सकती है, 4 की हो सकती है, 8 की हो सकती है। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या बनेगा कि ये जो बेस एड्रेस के अलावा जितने भी चीज़ें हैं ये सब किससे मल्टीप्लाई होंगी? मैम W से, वेट। हाँ, साइज Size से, साइज से या W से। आप W लिखते हो तो W लिख लो, साइज लिखते हो तो साइज। उसके अलावा सेकेंड अजम्पशन क्या है कि बेस इंडेक्स जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर बेस इंडेक्स हमें नहीं पता कहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, लोअर बाउंड से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में सब्स्टिट्यूट किया है लोअर बाउंड से, राइट? किया है ना, I - L, हाँ,
I माइनस L और +1 -1 -1 ये वाला और I माइनस L +1। U2 किससे हो जाएगा? U2 माइनस L2 +1 प्लस J किससे सब्सटीट्यूट हो जाएगा? J माइनस J के लिए कौन सा वाला है? L2 है। J माइनस L2 +1 -1 और ये आपका हो गया W। तो इनमें से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन दोनों में से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आपका क्या बन गया? फॉर्मूला। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर्मूला इस तरफ, A ऑफ I J इज इक्वल टू अल्फा प्लस I माइनस L, L कौन सा? L1 U2 माइनस L2 +1 प्लस J माइनस L2 और ये पूरा का पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा? W से। तो दोनों मैम U2 को assumptions, कैसे रिप्लेस किया? U2 को जब हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं U2 माइनस L2 प्लस, ये जो है ना, पिछले आपको एग्जाम्पल में मैंने बताया था ऊपर ये वाला, दिस वन। जब भी हमारे पास बेसिक जो ये होता है ना कि L हमें ये नहीं पता कि 0 से स्टार्ट हो रहा है या 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमको टोटल अगर फाइंड आउट करना है कि कितने एलिमेंट्स हमने ट्रैवर्स किए। बेसिकली आप अगर इस प्रॉब्लम में देखो, इस वाली सिचुएशन में अगर देखो, जो है हमारा ये वाला डायग्राम है, आपको ये डायग्राम दिख रहा है? ये वाले डायग्राम में अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि L2 से लेके U2 तक कितने एलिमेंट्स हैं, मैंने कितने एलिमेंट्स ट्रैवर्स किए, तो मुझे U2 माइनस L2 +1 करके मेथड लगाना पड़ता है, जिससे मुझे ये समझ आ जाता है कि इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं। वो किस केस में यूज़ होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बेसिक इंडेक्स है, लेट्स से कि मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ कुछ, कैलकुलेशन करते करते मुझे बोला जा रहा है कि आप बाकी सारा एरे छोड़ दो, आप सिर्फ कुछ कैलकुलेशन इस एरे पे करो, ये जो मेरा बॉक्स अब मैं अलग से बना रही हूँ इस पे करो। इसका मतलब क्या है कि ये जो लेट से ये इंडेक्स है 5 और 6 7 8, मुझे 5 और 8 के बीच के वैल्यूज़ को ही लेना है। इसका मतलब मेरा लोअर बाउंड हो जाता है 5 और मेरा अपर बाउंड हो जाता है 8। अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपने कितने एलिमेंट्स ट्रैवर्स किए, तो मैं कैसे काउंट करूँगी? मुझे नहीं पता। जब तक मेरे को ये नहीं पता कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो कितने एलिमेंट्स ट्रैवर्स किए नहीं पता। बट अगर आप लोअर बाउंड और अपर बाउंड मेंटेन करते हो, तो आप बता सकते हो कि 8 माइनस 5 प्लस 1, दैट मीन्स आई हैव ट्रैवर्स्ड हाउ मेनी एलिमेंट्स? 4। 8 माइनस 5 3 प्लस 1 इज 4। ठीक है? तो व्हेन आई डोंट Okay, ma'am. हैव द लोअर इंडेक्स स्पेसिफाइड विद मी, इन दैट केस हाउ विल आई फाइंड आउट कि U2 में कितने एलिमेंट्स हैं? मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा ना कि U2 है, देख रहे हो आप, मैंने यहाँ पर ये A1 U2 इस वाली लाइन में देखो मैंने क्या लिखा, अल्फा प्लस U2 माइनस 1। इसका मतलब क्या है? मैंने ये अज्यूम कर लिया कि पूरी लाइन में सिर्फ अप टू U2 की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर 10 है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मैंने 10 एलिमेंट्स ट्रैवर्स किए। पर हर बार ये केस नहीं होता। जब मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरा जो बेस इंडेक्स है वो 1 है, तो उस केस में ये सही है, ये अप्रोच सही है। बट जिस केस में मेरा बेस इंडेक्स 1 नहीं है, उस केस में मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मैं इस रो के सारे एलिमेंट्स अगर मैंने प्लेस कर दिए हैं, मानो मैंने ये फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स अगर प्लेस कर दिए हैं, तो कितने एलिमेंट्स में, मतलब कितना एलिमेंट एक्चुअली मैंने प्लेस किया है, तो उसका वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट कर पाओगे? U2 माइनस L2 प्लस 1 से। ठीक है? तो जहाँ कहीं भी हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं या इंडेक्स फाइंड आउट करना है या इन दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होता है। ओके? Okay, मैम. तो आप एक काम करो, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था सॉल्व करने के लिए, आप इस अप्रोच को यूज करके वो सॉल्व करके देखो। आप लोग ये दोबारा अपने नोटबुक में लिखो, ये शीट ओपन है, इसको लिखो और सॉल्व करके देखो। जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे आपको नहीं समझ आएगा। मैं 1 सेकंड के लिए म्यूट कर रही हूँ, आप लोग ये सॉल्व करो, अपनी अपनी नोटबुक्स में सॉल्व करो, बिना देख के सॉल्व करने की कोशिश करो। जहाँ स्ट्रक हो जाओ वहाँ मुझे बताना। ओके?
फॉर अटेंडेंस मैं ये एग्जिट कर रही हूँ, आप लोग सॉल्व करते रहो और अटेंडेंस लगवा लो. ओके, आई शेयर दिस ऑन योर ओलंपस. हेलो यस, हेलो मैम, आप अमरदीप सक्सेना, लेटरल एंट्री स्टूडेंट. यस बेटा, आप बहुत देर से लॉबी में थे. आप एक टेक्स्ट कर दिया करो या कॉल कर लिया करो. मैम पता नहीं, अभी मैं ज्वाइन हो गया था, मेरी अनंत से बात हुई थी, बट पता नहीं किसी ने मुझे किक आउट कर दिया. उसके बाद से मैं ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा हूँ. मैं लगभग 5-10 मिनट से मैं लॉबी में बैठा था. मैं तभी मैम आपको टेक्स्ट करा मैंने. ओके ओके, कोई बात नहीं. तो अभी जो किसी से शेयर, किसी ने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपके साथ शेयर कर देंगे, वो सॉल्व करने की कोशिश करो. अटेंड योर रोल कॉल. आशुतोष झा. Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Present. Ma'am. यस आशुतोष. अहमाद. अभय चौहान. Present, ma'am. अभिजीत. Yes, ma'am. अभिनव. Yes, ma'am. आदर्श. Yes, ma'am. दीति. Yes, ma'am. आकांक्षा. आकाश. Yes, ma'am. अक्षत. Yes, ma'am. अमन. Present, ma'am. अमित कुमार. Present, ma'am. आनंद. Present, ma'am. अंजलि. अंजलि. अंश. Present, ma'am. आराध्य. Present, ma'am. अर्पित. Present, ma'am. अरविंद. अरविंद यादव. Present, ma'am. अशोक सिंह. Yes, ma'am. आशुतोष तिवारी. नहीं, वो आवाज कम हो गई. अरे आशुतोष अटेंडेंस तिवारी. ले रही है भाई. म्यूट योर माइक. आशुतोष तिवारी. Yes, ma'am. नहीं, शायद अटेंडेंस. आस्था. Present, ma'am. आयुष. आयुष रंजन त्रिपाठी. 2 ब्रांचेस हैं, 127 बच्चे को छूंगा. म्यूट योर माइक. आयुष रंजन त्रिपाठी is there. मैम इसका माइक खराब है. Next time, please. मूत. सिद्धार्थ. आयुष रंजन त्रिपाठी is there. मैम इसका माइक खराब है. प्रेजेंट है वो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Present है. आयुष वर्मा. Present, ma'am. आयुषी अग्रवाल. Present, ma'am. हाँ. Present, ma'am. दीपक सोनी. Yes, ma'am. दीपेश कुमार. Present, ma'am. देवराज राठौड़. Present, ma'am. Devaraj Rathore. अंशी शर्मा. Present, ma'am. दिव्यांशु. Yes, ma'am. गौरव. Present, ma'am. Gaurav Rajput.
गौरव यादव, प्रेजेंट मैम गुरु यादव। हर्ष यादव, हर्षिल भट्ट, Present, ma'am. हिमानी यादव, Present, ma'am. शिखा वर्मा, Present, ma'am. कार्तिक, प्रेजेंट मैम। शाग्र, मानव, मैम कुछ प्रेजेंट मैम। मोहन, निमित, प्रेजेंट मैम। पराग। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। Mohan, are you allowed now? यस मैम। यस मैम। मैम आज ही भेज दिया है। हेलो मैम। मैम मोहन। हेलो मैम। हेलो। आयुष प्रचंड लगी तुम्हारी। आयुष रे लगी है। निमित श्रेष्ठ, प्रेजेंट मैम। पराग कपूर, प्रेजेंट मैम। हेलो मैम। पवन मोहन। कुमार मिश्रा, पवन मिश्रा, प्रशांत चौधरी। प्रेजेंट मैम। अपने रोल नंबर से पहले अपने माइक्स अनम्यूट करो, फटाफट अटेंडेंस बोलो। प्रीतम कुमार चौरसिया, प्रेजेंट मैम। रूपल यादव, Present, ma'am. सार्थक गुप्ता, प्रेजेंट मैम। सक्षम वासुदेव नागर, प्रेजेंट मैम। समर्पित, प्रेजेंट मैम। आदित्य, प्रेजेंट मैम। जय, प्रेजेंट मैम। संजना, Present, ma'am. प्रेजेंट मैम। सार्थक, प्रेजेंट मैम। सौरभ, प्रेजेंट मैम। शिवकांत, प्रेजेंट मैम। शुभम राय, प्रेजेंट मैम। शिवम शर्मा, श्रेया त्यागी, Present, ma'am. श्रेयक योगी, प्रेजेंट मैम। श्रुति सिंह, मैम। श्रुति सिंह, Present, ma'am. सिद्धार्थ जैन, Present, ma'am. Shruti Singh. प्रेजेंट मैम। सूरज भट्ट, प्रेजेंट मैम। स्वाति सिंह, Present, ma'am. उमंग सहगल, वर्तिका, Present, ma'am. राहुल, यस मैम। युवराज, मैम। युवराज है क्लास में? एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम अंजलि प्रेजेंट है मैम, उनके माइक इशू है तो वो बोल नहीं पाई। युवराज है क्लास में? अंजलि अग्रवाल। यस मैम। ओके। युवराज इज नॉट देयर। नेक्स्ट सीएस। हम सीआईडी लीव कर सकती है मैम। हाँ कर सकते हो। मैम जिसका होगा लीव कर ना। मैम पवन कुमार मिश्रा प्रेजेंट है मैम। बोला नहीं। पवन कुमार मिश्रा कहाँ पे? सीआईटी में? यस मैम यस मैम। हाँ हाँ प्रेजेंट है। ओके मैम हो गया, मतलब लीव कर देना हम। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम फिर कुशाग्र बोल रहा हूँ मैम, एक बार चेक कर लीजिए मेरी अटेंडेंस लगी मिलेगी। सीआईटी के स्टूडेंट्स मैं बता देती हूँ कौन एब्सेंट मार्क है मेरी तरफ से। सचिन कुमार शर्मा, शिवम शर्मा, उमंग सहगल और युवराज सिंह, ये 4 एब्सेंट हैं। मैम शिवम शर्मा प्रेजेंट मैम। शिवम शर्मा प्रेजेंट, ओके। अब्दुल्ला काजी। मैम उमंग भी प्रेजेंट है मैम, उसको माइक इशू है। उमंग सहगल प्रेजेंट है।
ओके अब्दुल्ला काजी, प्रेजेंट मैम। अभय प्रताप सिंह, प्रेजेंट मैम। त्यागी, प्रेजेंट मैम। अभिनव सिंह, अभिषेक यादव, आप म्यूट हो। हो गई क्या अटेंडेंस? मैम म्यूट है, अटेंडेंस ले रहे हैं अभी। हेलो मैम। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ आ भाई रही आ है रही भाई, है। आ रही है। आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है? हेलो जी। भाई मैम म्यूट हो गई है भाई, अटेंडेंस करवानी है, फिर जाए हम भी। ओ इस टीचर की डीपी देखो ध्यान से। विकास टीपी ओके भाई। क्षितिज क्या अरे वजह यार मुझे तू तो रखा है? जहर है हैं? भाई। क्या हो गया? अटेंडेंस है भाई। हाँ भाई विकास क्या हुआ? अरे क्लास में तो कभी नहीं आता, अटेंडेंस के लिए बोल दिया है। विकास यस मैम। क्या हुआ बेटा? वो अटेंडेंस का बोल रहे थे बस। अच्छा हमें लगा आपने लीव कर दिया। अच्छा, इतना टेक्नोलॉजी पता है आप लोगों को, तो ये दिखता नहीं है कि कौन मीटिंग में है, कौन लीव कर चुका है। अभिनव सिंह, अभिषेक यादव, आदित्य प्रताप सिंह, अनंत, प्रेजेंट मैम। अनमोल, प्रेजेंट मैम। अंशिका, प्रेजेंट मैम। अपूर्वा, प्रेजेंट मैम। आर्यन, प्रेजेंट मैम। दीपक, दिव्यांशु, यस मैम। फैजान, प्रेजेंट मैम। गंगाधर, प्रेजेंट मैम। हर्ष, प्रेजेंट मैम। इशिका, प्रेजेंट मैम। विज्ञा, प्रेजेंट मैम। कलश, हाँ ठंडा हो जाएगा। हाँ कलश, प्रेजेंट मैम। केशव, प्रेजेंट मैम। कोमल, प्रेजेंट मैम। क्षितिज, प्रेजेंट मैम। कुशाग्र, प्रेजेंट मैम। माधव, प्रेजेंट लगा दिया आपने? प्रेजेंट माधव, मैम। मनीष, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। मयंक, यस मैम। मिताली, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अबूजर, प्रेजेंट मैम। मोहित शर्मा, प्रेजेंट मैम। उदित मोहन पांडे, प्रेजेंट मैम। पूजा कुमारी, मैम शी इज प्रेजेंट, उसका माइक खराब है। प्रकाश, प्रेजेंट मैम। खर, प्रेजेंट मैम। प्रिंस, प्रेजेंट मैम। ऋषभ, प्रेजेंट मैम। रोहित, रोहित शर्मा, प्रेजेंट मैम। सचिन, प्रेजेंट मैम। समीक्षा, प्रेजेंट मैम। संचिका, प्रेजेंट मैम। सार्थक, प्रेजेंट मैम। जीत, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। रे, प्रेजेंट मैम।
श्रेयांश, प्रेजेंट मैम। श्रुति, प्रेजेंट मैम। श्रुति यादव, यस शुभम मैम प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। यादव, मोम शुभम प्रेजेंट। श्रुति कौन सी श्रुति ने प्रेजेंट बोली है बेटा, सिंघल या यादव? यादव। सिद्धांत, मैम श्रुति सिंघल भी प्रेजेंट है, उसका मुझे लग रहा माइक खराब है। ओके। सिद्धांत, सिद्धार्थ, सूरज, प्रेजेंट मैम। सूरज, सुयश, यस मैम। उदय, प्रेजेंट मैम। उज्जवल, प्रेजेंट मैम। उज्जवल अग्रवाल, प्रेजेंट मैम। जैन, प्रेजेंट मैम। कुमार, प्रेजेंट मैम। भव सोनी, यस मैम। का त्यागी, प्रेजेंट मैम। वासुदेव सोनी, मैम वासुदेव प्रेजेंट है मैम, उसका माइक खराब है। व्योम, प्रेजेंट मैम। विभू, यस मैम। आकाश, प्रेजेंट मैम। मीनाक्षी, प्रेजेंट मैम। वेदांत, प्रेजेंट मैम। एम्बर, अब मैं बता देती हूँ कौन कौन एब्सेंट है। मैम अंबर प्रेजेंट। हाँ ठीक है बेटा। अभिनव सिंह, अभिषेक यादव, मैं एब्सेंटीज के नाम बता रही हूँ, अगर उनमें से कोई प्रेजेंट है तो लेट मी नो। अभिनव सिंह, अभिषेक यादव, आदित्य प्रताप सिंह, अनिकेत कुमार सिंह, दीपक यादव, गौरांश, हेलो मैम, दीपक प्रेजेंट। दीपक मैम यादव। दीपक। यस मैम। ओके यस मैम। ओके। आफ्टर दैट रोहित मौर्य, सिद्धांत कुमार पेगोवाल, सूरज, मैम सूरज प्रेजेंट। सूरज प्रेजेंट। ओके, बाकी सभी एब्सेंट हैं। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं मीटिंग।